सो हेलो गाइज, मैं रवि वर्मा और आप देख रहे हैं ओनली हेल्थी एडवाइस। तो आज इस वीडियो में मैं जिस मेडिसिन के बारे में बात करने जा रहा हूं वो है एक एंटीबायोटिक, और उस एंटीबायोटिक का नाम है सेफोटॉक्सिन। काफ़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है और काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन है। सेफोटॉक्सिन का इस्तेमाल किन बीमारियों में सबसे बेहतर किया जाता है, किन बीमारियों में इसका रिजल्ट सबसे बेहतर देखा गया है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके डोजेस क्या हो सकते हैं, मैक्सिमम डोजेस क्या होते हैं एंड कॉमन डोजेस क्या होते हैं, इसके साइड इफेक्ट के बारे में और कुछ इसके प्रिकॉशन के बारे में, क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है कि अगर आपको कोई बीमारी है, किन बीमारियों में सेफोटॉक्सिन का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी जाती है। अगर कोई ऐसी बीमारियां हैं आपको जहां पे सेफोटॉक्सिन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और आप सेफोटॉक्सिन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हो सकता है वो बीमारियां आपकी और ज़्यादा बढ़ जाएँ। तो इसके कुछ प्रिकॉशन के बारे में तो बने रहिए इस वीडियो में। वीडियो लाइक ज़रूर करें और हो सके तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुंच सके। तो पहले जानते हैं सेफोटॉक्सिन के बारे में। सेफोटॉक्सिन एक एंटीबायोटिक है, ये हम सभी लोग जानते हैं, और एंटीबायोटिक का इस्तेमाल बैक्टीरिया से उत्पन्न होने वाली बीमारियों में ही की जाती है। अगर आप इसका इस्तेमाल किसी भी वायरल इन्फेक्शन या तो फिर वायरल फीवर, फंगल इन्फेक्शन में करते हैं तो वहाँ पे इसका रिजल्ट कुछ भी नहीं दिखने जा रहा है। इसलिए सेफोटॉक्सिन का इस्तेमाल किसी भी वायरस से उत्पन्न होने वाली बीमारियों में नहीं की जाती है। सेफोटॉक्सिन सिफेलोस्पोरिन ग्रुप का सदस्य है और ये थर्ड जनरेशन की मेडिसिन है। सिफेलोस्पोरिन ग्रुप में फर्स्ट जनरेशन से लेकर फिफ्थ जनरेशन तक की मेडिसिन अवेलेबल है, यानी एंटीबायोटिक अवेलेबल है। तो सिफेलोस्पोरिन ग्रुप ऑफ मेडिसिन के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बना रखा है जो कि काफ़ी बेहतर है। उसमें आपको यूजेज, डोजेज और साइड इफेक्ट के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक या तो आई बटन या तो फिर वीडियो के एंड स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे आपको सेफेलोस्पोरिन ग्रुप की जितनी भी मेडिसिन हैं, एंटीबायोटिक है, उन सभी के बारे में जानकारी दी गई है। तो अब जान लेते हैं सेफोटॉक्सिन के यूजेस के बारे में, किन बीमारियों में सेफोटॉक्सिन का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें से जो पहला है वो है रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। चाहे वो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो, चाहे आप लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन से परेशान हैं, दोनों तरह के इन्फेक्शन में सेफोटॉक्सिन का इस्तेमाल काफ़ी बेहतर माना जाता है। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में जहां साइनस की बीमारी आती है, अगर आप साइनस की बीमारी से परेशान हैं तो सेफोटॉक्सिन का इस्तेमाल वहां पे किया जाता है। ओटाइटिस मीडिया की बीमारी आती है, अगर आप कानों के संक्रमण से परेशान है, अगर आपके कानों में संक्रमण हुआ है, कान से पस चल रहा है, कानों में दर्द हो रही है, कानों में जख्म हो चुका है, या तो फिर किसी भी तरह से आपको इन्फेक्शन हुआ है कानों में, तो वहाँ पे भी सेफोटॉक्सिन का इस्तेमाल काफ़ी बेहतर माना जाता है। नेक्स्ट है फेरेंजाइटिस। अगर आपके थ्रोट में इन्फेक्शन हुआ है तो वहाँ पे भी आप सेफोटॉक्सिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके थ्रोट में इन्फेक्शन हुए हैं, स्वेलिंग हो चुका है, थ्रोट दर्द कर रहा है, तो वहाँ पे सेफोटॉक्सिन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है लैरेंजाइटिस। अगर आपके वॉइस बॉक्स में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हुआ है या तो स्वेलिंग हुई है तो वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। मुख्य रूप से अगर आपके गले में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो सेफोटॉक्सिन का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो टॉन्सिलाइटिस ही क्यों ना हो। अगर आप टॉन्सिल आपकी बढ़ चुकी है, उसमें स्वेलिंग आ चुकी है, इन्फेक्शन हो चुका है, तो वहाँ पे भी सेफोटॉक्सिन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में निमोनिया जैसी बीमारियां आती है। अगर आप निमोनिया से परेशान हैं, मुख्य रूप से बच्चों में निमोनिया काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है, तो अगर आपके बच्चे भी परेशान हैं तो वहाँ पे सेफोटॉक्सिन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन निमोनिया के केसेस में सेफोटॉक्सिन का इस्तेमाल काफ़ी बेहतर, यानी काफ़ी बेहतर रिजल्ट नहीं देखा गया है। इसके लिए और भी कई सारी ऐसी मेडिसिन हैं जहाँ पे आप निमोनिया अगर आप निमोनिया से परेशान हैं तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट है ब्रोंकाइटिस। अगर आपको खांसी की समस्या है, चाहे वो सूखी खांसी हो या तो फिर मॉइस्ट कफ हो, दोनों तरह के खांसी में सेफोटॉक्सिन का इस्तेमाल किया जाता है और उसमें इसका बेहतर रिजल्ट देखा गया है। यानी खांसी की समस्या अगर आपको है तो आप सेफोटॉक्सिन का इस्तेमाल वहाँ पे किया जा सकता है। तो कुछ ऐसी बीमारियां हैं रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में जिसमें इसका इस्तेमाल काफ़ी बेहतर देखा गया, और कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें इसका इस्तेमाल काफ़ी बेहतर नहीं लेकिन फिर भी
देखा गया है, रिजल्ट देखा गया है, लेकिन उस बीमारियों में काफ़ी बेहतर नहीं देखा गया है। सेफाटॉक्सिन से ठीक होने वाली जो नेक्स्ट बीमारी है वो है SSTI यानी स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन। इसमें भी काफ़ी सारी बीमारियां इंक्लूड्स होती हैं, चाहे वो बॉइल्स की प्रॉब्लम हो, सेलुलाइटिस हो, डर्मेटाइटिस हो, फोलोक्लाइटिस हो, इन सभी बीमारियों में सेफाटॉक्सिन का इस्तेमाल काफ़ी बेहतर देखा गया है। तो अगर आपको आपके त्वचा में किसी भी तरह का बैक्टीरियल संक्रमण हुआ है तो उस सिचुएशन में सेफाटॉक्सिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। सेफाटॉक्सिन से जो ठीक होने वाली नेक्स्ट बीमारी है वो है UTI यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। अगर आपके मूत्र मार्ग में किसी भी तरह का संक्रमण हो चुका है, अगर आपके मूत्र मार्ग में संक्रमण होता है तो मूत्र त्यागते समय जलन की समस्या होती है, दर्द की समस्या होती है, इरिटेशन की समस्या होती है, तो उस सिचुएशन में भी सेफाटॉक्सिन का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि UTI की समस्या अगर होती है तो वो कल्चरल टेस्ट के द्वारा ही क्लियर हो पाता है कि आपको किस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन अगर जहाँ पे टेस्ट की सुविधा नहीं है वहाँ पे सेफाटॉक्सिन का इस्तेमाल भी किया जाता है और उससे भी ये बीमारियाँ ठीक होते हुए देखी गई हैं। नेक्स्ट है बोन इन्फेक्शन। अगर आपके बोन में, हड्डियों में किसी भी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो उस सिचुएशन में भी सेफाटॉक्सिन इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वहाँ पे काफ़ी बेहतर रोल इसका नहीं देखा गया है, लेकिन रिजल्ट मिलता है। अगर आपको इनिशियल पीरियड में बोन इन्फेक्शंस है और वहाँ पे अगर आप सेफाटॉक्सिन इस्तेमाल करते हैं तो उस सिचुएशन में इसका रिजल्ट देखा गया है, लेकिन जब बोन इन्फेक्शन सीवियर स्टेज तक पहुँचता है तो वहाँ पे किसी भी तरह की मेडिसिन वहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिखा पाती है। अगर आपको बोन इन्फेक्शन सीवियर स्टेज तक पहुंच गया है तो उस बोन इन्फेक्शन को पूरी ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है। हो सकता है आपको उस बोन को काट कर हटाने की ज़रूरत पड़ सकती है अगर आपको बोन इन्फेक्शन सीवियर स्टेज तक पहुंच जाती है और किसी भी मेडिसिन के द्वारा ठीक नहीं हो पा रही है, तो मे बी पॉसिबल कि उस बोन को, जहाँ तक इन्फेक्टेड है, उस बोन को हटाने की ज़रूरत पड़े। उसके बाद अगर किसी भी मेडिकेशन की चलाई जाती है, मेडिकल ट्रीटमेंट दी जाती है, तो वहाँ पे इसका रिज़ल्ट काफ़ी बेहतर देखा जाता है। तो ये सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस मेडिसिन की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन इनिशियली स्टेज में सेफाटॉक्सिन का रिजल्ट बोन इन्फेक्शन में देखा गया है। नेक्स्ट है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस जैसे केसेस में भी सेफाटॉक्सिन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इनिशियल स्टेज पे ही इसका रिजल्ट देखा गया है। अगर मेनिंजाइटिस सीवियर स्टेज तक पहुंचता है तो भी इसका रिजल्ट उतना बेहतर नहीं देखा गया है, लेकिन इनिशियली पीरियड में अगर आपको मेनिंजाइटिस इनिशियल पीरियड में है तो वहाँ पे सेफाटॉक्सिन का इस्तेमाल देखा गया है और रिजल्ट भी इसके मिले हैं। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। गोनोरिया जैसी बीमारियों में भी सेफाटॉक्सिन का इस्तेमाल देखा जाता है। तो कुछ ऐसी बीमारियां हैं जहां पे सेफाटॉक्सिन का इस्तेमाल काफ़ी बेहतर देखा जाता है और कुछ ऐसी बीमारियां हैं जहां पे इसका इस्तेमाल इनिशियल स्टेज में किया जाता है और वहां पे इसका रिजल्ट बेहतर देखा जाता है। तो आप जान लेते हैं सेफाटॉक्सिन के कुछ साइड इफेक्ट के बारे में। हालांकि सेफाटॉक्सिन से सभी लोगों में इसका साइड इफेक्ट नहीं देखा गया, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन पे सेफाटॉक्सिन का साइड इफेक्ट देखा गया है। तो अगर आपको किसी भी तरह का साइड इफेक्ट होता है तो वो वोमिटिंग की समस्या हो सकती है, नौजिया की समस्या हो सकती है, यानी आपको उल्टी जैसा लग सकता है या तो फिर उल्टी हो सकती है, स्किन रैशेस की समस्या हो सकती है, अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम हो सकती है। यानी अगर आपको किसी भी तरह का साइड इफेक्ट होता है तो आपके त्वचा पे खुजली की समस्या हो सकती है या तो फिर लाल लाल चकत्ते निकल सकते हैं। अगर किसी भी तरह का साइड इफेक्ट होता है तो भूख न लगने की समस्या हो सकती है, पेट में दर्द की समस्या हो सकती है। तो कुछ ऐसी साइड इफ़ेक्ट है जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखा गया है लेकिन सभी लोगों में नहीं देखा गया है। तो अगर आप सेफाटॉक्सिन का इस्तेमाल करते हैं और किसी भी तरह का साइड इफेक्ट होता है तो तुरंत इस मेडिसिन का इस्तेमाल बंद करें और अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। तो आप जान लेते हैं सेफाटॉक्सिन के डोजेस के बारे में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो सेफाटॉक्सिन के डोजेस के बारे में जानते तो नहीं है लेकिन इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा करते हैं। तो इसके जो डोजेज हैं वो मोस्टली 100 mg टू 150 mg पर kg पर डे का है। इन डिवाइडेड डोजेज में मैं कह रहा हूँ, यानी 100 mg 100 mg से लेकर 150 mg पर kg पर डे इन डिवाइडेड डोजेज का है। इसका जो मैक्सिमम डोज है वो 200 mg पर kg पर डे इन डिवाइडेड डोजेज का है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से 6 ग्राम से ज़्यादा नहीं करने की सलाह दी जाती है। अगर आप किसी भी पेशेंट पे इसका इस्तेमाल करते हैं एक दिनों में तो 6 ग्राम ही मोस्टली सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने की जा सकती है, वो भी डिवाइडेड डोजेज में। सुबह दोपहर शाम आप ले
लें या तो फिर सुबह शाम ले लें। नियोनेट्स में जो इसके डोजेज हैं, यानी बच्चों में जो इसके डोजेज हैं वो मोस्टली 50 mg पर kg पर डे का है। ये बच्चों के लिए डोजेज है। इसके जो मैक्सिमम डोजेज है वो 200 mg पर kg पर डे का है। तो डोजेज हमेशा याद रखें। तो अब जान लेते हैं इसके कुछ प्रिकॉशन के बारे में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि अगर आपको सेफेलोस्पोरिन ग्रुप के किसी भी मेडिसिन से एलर्जी है तो आप सेफोटॉक्सिन का इस्तेमाल न करें तो बेहतर होगा। अगर आपको किडनी की समस्या है या तो फिर आपने डायलिसिस करवाया है तो वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी जाती है। अगर आपको किडनी की समस्या है या तो फिर स्टोन है किडनी में या तो फिर इन्फेक्शंस हो चुके हैं और आप सेफोटॉक्सिन का इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ जाए। अगर आपको झटके आते हैं, दौरे आते हैं, आप मिर्गी की समस्या से परेशान है या तो फिर किसी भी प्रकार से आपको दौरे आते हैं तो उस सिचुएशन में भी सेफोटॉक्सिन का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी जाती है। तो अगर आपको दौरे आते हैं और आप सेफोटॉक्सिन का इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है वो दौरे अचानक रूप से आपको आने शुरू हो जाएं। तो अगर आपको किसी भी तरह से दौरे आ रहे हैं तो सेफोटॉक्सिन का इस्तेमाल ना करें तो बेहतर होगा। अगर आपको लीवर की समस्या है, लीवर में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तब भी आपको सेफोटॉक्सिन इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी जाएगी। चाहे आपको जॉन्डिस की समस्या हो या तो फिर हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम से आप परेशान हो या तो फिर किसी भी तरह से आपको लीवर में संक्रमण है तो वहाँ पे भी सेफोटॉक्सिन का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी जाएगी। तो कुछ ऐसी प्रिकॉशन ज़रूर है जो आपको याद रखने की आवश्यकता होती है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हो सके तो इसे शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुंच सके।